दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली सल्तनत की नींव, ये हमारा विषय चल रहा है और इसके पहले एक वीडियो आ चुका है, फर्स्ट पार्ट, जिसमें प्रारंभिक जानकारी मैंने दी है आपको। प्रारंभिक चर्चा मैंने कुछ की है गुलाम वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत की नींव के बारे में। तो उसको आप जाइए, उसको आप चेक करिए, उसको आप देखिए, फिर इसके बाद आप इस वीडियो में आइए, इस वीडियो पर आइए। ठीक है, दूसरा वीडियो तभी देखिए, ये पहला वीडियो आप देख लें, ठीक, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो आज जो हम बात करेंगे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक वही जो मोहम्मद गौरी का दास था, जो बाद में भारत के उत्तरी भाग का सुल्तान बन बैठता है। हालांकि वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता, लेकिन तब भी शासक बनता है, क्योंकि उसको पैतृक रूप में गौरी से वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं भारतीय क्षेत्र के। तो आज हम इस वीडियो में ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे और ऐबक कैसे शासन किया भारत पर। हालांकि पूरे भारत पर उसने शासन नहीं किया, उसका जो शासन करने का जो क्षेत्र था वो यही था, ठीक है। और गौरी के द्वारा जो भी भारत में बनाए गए क्षेत्र थे उनको तुर्की दासों में बांट दिए गए थे, जो उसके विश्वसनीय दास थे, ठीक, जिसमें ऐबक था। ऐबक, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया कि लाहौर को मुख्यालय बनाकर शासन उसने शुरू किया था, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। ऐबक जो है वो जनजाति का तुर्क था, ठीक है, तुर्क जनजाति से वो आता था। कौन? ऐबक। और ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ है वो तुर्की भाषा में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का स्वामी होता है, ठीक, इतना आपने समझा। हालांकि ऐबक कुरूप था, देखने में वो सुंदर नहीं था। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये उस समय के जो मुस्लिम लेखक थे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो ऐबक है उसका जो चेहरा है वो सुंदर नहीं था, देखने लायक नहीं था, कुरूप था वो। लेकिन उसका नाम ऐबक था, चंद्रमा का स्वामी या चंद्रमा के रूप रंग का, चंद्रमा जैसा सुंदर, ठीक। तो ऐबक सुंदर नहीं था, लेकिन जिस जनजाति से ये आता था उस जनजाति के लोगों का नाक नक्श सुंदर होता था। लेकिन लेखकों ने लिखा है कि ऐबक सुंदर नहीं था, ठीक है, तो इसको मानिए आप। क्योंकि मैं खुद तो गया नहीं था ना, मैं उसको देखा था, ठीक है, मैंने उसको देखा तो था नहीं। तो जो किताबों में लिखा है, जो इतिहासकारों ने माना है, वो यही माना है कि ऐबक कुरूप था और वो देखने में सुंदर नहीं था। अब बात ये आए कि ये पैदा तो हुआ, तो कैसे गुलाम बन गया? क्या पैदा होते ही गुलाम बन गया कि कुछ देर बाद गुलाम बना कि कुछ समय बाद गुलाम बना? तो ऐबक जब वयस्क हुआ, वयस्क बालक के उम्र का हुआ, तो इसको बेच दिया गया निशापुर फारस के एक काजी को, जो कि दयालु था, दयालु प्रवृत्ति का था, उसको दास के रूप में इसको बेच दिया गया। जब ये वयस्क बालक था, छोटे से बालक के रूप में नहीं बेचा गया था, वयस्क हो गया था, ठीक। काजी दयालु था, अपने बच्चों के साथ इसको भी पढ़ाता लिखाता था, इस्लाम के सिद्धांतों का अध्ययन कराता था, ठीक है। अपने बच्चों को अगर घोड़सवारी सिखाता था तो इसको भी सिखवाता था, ठीक। आसी कौशल भी इसने सीखा, घोड़सवारी भी सीखा, इस्लाम के सिद्धांतों को इसने सीखा। और जब काजी की मृत्यु हो गई तो ऐबक को मोहम्मद गौरी को बेच दिया गया। किसके द्वारा? उसी दयालु काजी के बच्चों द्वारा, जिसके साथ ही कभी घुड़सवारी करता था, आसी कौशल का सीखता था और इस्लाम के सिद्धांतों को सीखता था। अब यही है कि भाग्य में क्या लिखा है, ठीक है, कोई नहीं जानता।
ऐबक का भाग्य बदलना था, उसको शासन करना था, उसको राजा बनना था, उसको सुल्तान बनना था। गौरी को बेच दिया। ऐबक शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि वाला था और उसके गुण जो थे वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, अपने गुणों के कारण और कुशाग्र बुद्धि के कारण वो शीघ्र ही मोहम्मद गौरी के शाही अस्तबल, जिसका नाम है आमीर याकुर, ये एक पद है जो शाही अस्तबल के अधिकारी का पद होता है, उस पद को प्राप्त कर लिया। ठीक है, बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट व्यक्ति था ऐबक, तभी तो प्राप्त कर लिया। एक दास होते हुए उसने जो है एक शाही अस्तबल के अधिकारी का पद प्राप्त कर लिया उसने, बहुत ही जल्दी। फिर इसको ख्याति कब प्राप्त होती है? जब मोहम्मद गौरी भारतीय अभियान करता है, भारतीय सैन्य अभियान करता है, और उसी समय गौरी ऐबक के कार्यों को देखकर, ऐबक के बढ़ चढ़ कर जो ये सैन्य अभियान में हिस्सा ले रहा था उसको देखकर प्रभावित हो जाता है और इसको अपने भारतीय क्षेत्र का वाइसराय बना देता है, जिसको गौरी ने जीता था। ठीक, और दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ नाम का स्थान था। आप महाभारत आपने देखा होगा, बी.आर. चोपड़ा की पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, लेकिन बी.आर. चोपड़ा की आपने महाभारत देखी होगी, उसमें इंद्रप्रस्थ का बड़ा नाम आता है। तो दिल्ली के पास ही इंद्रप्रस्थ नाम का स्थान है, उसी को इसने मुख्यालय बनाया और अपने स्वामी मोहम्मद गौरी के साम्राज्य विस्तार के लिए वहीं से प्रयासरत हुआ। और जो भी राज्य होते थे, जो भी राजा होते थे, उनको जो है दबाने की कोशिश करता था, उनसे संधियां करवाने की कोशिश करता था, अपनी सेनाएं भेजता था। यहीं से मुख्यालय जो इंद्रप्रस्थ है वहीं मुख्यालय बनाकर ये सारे कार्य इसने संचालित करना शुरू किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्या ऐबक का विवाह भी हुआ, क्या उसने कुछ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए? तो हाँ, ऐबक ने कई वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। गौरी के समस्त दासों के अधिकारी या समस्त दासों के जो नेता थे ताजुद्दीन याल्दोज, उनकी पुत्री का विवाह ऐबक से हुई थी। ठीक है, ऐबक ताजुद्दीन याल्दोज का दामाद था, जो कि समस्त दासों का अधिकारी या नेता था गौरी के, मोहम्मद गौरी के समस्त दासों के नेता ताजुद्दीन याल्दोज का जो पुत्री थी उसका विवाह ऐबक से हुआ था। तो एक प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित करने से स्थिति मजबूत हो जाती और मजबूत हो जाती। ठीक है, चाहे वो सामरिक दृष्टि से देखें, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से देखें। इसको अब ताजुद्दीन याल्दोज से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। मोहम्मद गौरी तो देता ही था, ठीक, ताजुद्दीन याल्दोज भी इसके सपोर्ट में रहता था, और ऐबक अपने गुणों से, अपने कुशाग्र बुद्धि का बली तो था ही। नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी एक दास अधिकारी था मोहम्मद गौरी का, जो कि सिंध का प्रभारी था। ठीक है, सिंध क्षेत्र जो यहां पड़ता है आपका पाकिस्तान। तो ऐबक ने अपनी बहन की शादी उसके साथ कर दी थी, तो एक प्रकार से सिंध से भी उसको कोई खतरा नहीं था, नसरुद्दीन कुबाचा से भी उसको खतरा नहीं रह गया, ताजुद्दीन याल्दोज से भी खतरा नहीं रह गया, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर थे या बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी थे वो खतरा बन सकते हैं एक दूसरे के लिए। तो उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके खुद को सुरक्षित कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि ऐबक ने अपने ही एक दास, एक तुर्की दास इल्तुतमिश से अपनी एक पुत्री का विवाह कर दिया था। खुद दास था, ठीक है, खुद दास था, और फिर इसके बाद जब अपनी स्थिति सुधरी तो उसने ये नहीं देखा कि हाँ मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी राजकुमार के साथ करूं,
किसी राजा या सुल्तान के साथ करूं। उसने अपनी पुत्री का विवाह जो है दास के साथ ही कर दिया। हालांकि बाद में इल्तुतमिश सुल्तान बनता है दिल्ली का। ठीक, इतना आपने समझा। अब 1 मिनट और रुकिए, दूसरा वीडियो इसी वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित होता है। ठीक, तो ये ऐबक के प्रारंभिक जीवन का ही दूसरा वीडियो है। ठीक है, अब हमने अभी तक पढ़ा कि ऐबक ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक, वो मोहम्मद गौरी के समय में ही इतना परिपक्व हो गया था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो उसके राज्य को स्वयं ही चलाता था। ठीक है, भारतीय जो क्षेत्र थे उसको वही संचालित करता था, और गौरी अपने देश आता जाता रहता था। ठीक है, अपने देश जाता था, फिर भारत भी आता था, और इस पूरे राज्य को ऐबक ही चलाता था, क्योंकि मैंने बताया कि वो वाइसराय बन चुका था। मोहम्मद गौरी ने उसको वाइसराय बना दिया था अपने उत्तर भारतीय क्षेत्रों का। तो अब सुल्तान कैसे बनता है? सुल्तान हालांकि उसने उपाधि धारण ही नहीं की थी, लेकिन वो शासक कैसे बनता है इस पे बात करें तो मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई तो उसके साम्राज्य का जो है वो बंटवारा हुआ और उसके दास अधिकारियों में ये बंट गया। ठीक, और जो उत्तर भारतीय क्षेत्र थे उसका जो शासक बना वो कुतुबुद्दीन बना, और 24 जून 1206 में लाहौर को मुख्यालय बनाकर स्वतंत्र शासक के रूप में वो स्थापित हो गया, वो बैठ गया। लेकिन उसने जो है मलिक और सिपह सलार जैसे साधारण उपाधियां ही धारण की। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाया, और वो उसके पीछे भी कारण भी है। क्यों? क्योंकि वो तब तक गुलाम ही था। ठीक है, वो दासता से मुक्त नहीं हुआ था, उसको दास मुक्ति पत्र नहीं प्राप्त हुआ था। तो उसको ऐसा लगता था, या उसको ये पता था कि अगर मैं दास रहते हुए सुल्तान की उपाधि ले लूं और अपने खुतबा पढ़वा लूं तो जो दास नहीं है, जो तुर्की कुलीन है, जो मुस्लिम जनता है, वो क्या पता मेरे विरोध में आ जाए और मेरे लिए ही खतरा बन जाए। तो इसलिए उसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। मलिक और सिपह सलार जैसी साधारण उपाधि धारण की। अपने नाम के उसने सिक्के भी नहीं चलवाए। आमतौर पर देखा जाता है कि सिक्के जैसे ही कोई शासक बनता है अपने नाम के सिक्के ढलवा लेता है, लेकिन ऐबक ने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। मोहम्मद गौरी के नाम के ही सिक्के चल रहे थे। ठीक है, खुतबा भी अपने नाम का नहीं पढ़वाया उसने। अब आप पूछेंगे कि दास मुक्ति पत्र कब उसको प्राप्त हुआ, वो दास्ता से कैसे बाहर आया? तो दास्ता से उसको लाने वाला, दास्ता से मुक्त कराने वाला मोहम्मद गौरी का ही भतीजा था, गयासुद्दीन महमूद। उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। ऐबक 1208 से 1209 के बीच में गजनी गया था। वहां की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी है, और वहां की स्थिति संभवतः गड़बड़ थी। उसी को वो संभालने के लिए, वहां पर नियंत्रण करने के लिए वो गया, और ये निमंत्रण गजनी की जनता ने ही उसको दिया कि आप आइए, यहाँ की स्थिति को संभालिए। ठीक भाई, किसी राज्य का अगर राजा नहीं है या कोई व्यक्ति योग्य नहीं है तो वहां का जो राज्य है वो थोड़ा सा अस्थिर हो जाएगा। वहां के लोग जो है दुराचारी हो सकते हैं, या वहां पर डकैती, छिनैती, हत्या, लूट, ये सब बढ़ जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए ऐबक को वहां पर निमंत्रित किया गया गजनी की जनता के द्वारा। ठीक है, उसने नियंत्रण में रखा
नियंत्रण में रखते हुए उसको लोगों ने देखा कि हाँ भाई इसका नियंत्रण अच्छा है। महमूद मोहम्मद गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने देखा कि हाँ ये मतलब कि अच्छा शासक है, उससे संतुष्ट होकर तब उसने दास मुक्ति का पत्र दे दिया। किसको? ऐबक को। और यही वास्तविक अधिकारी था। लेकिन ये भारत क्षेत्र में जो गौरी का साम्राज्य था उसको इसने अपने अंडर नहीं लिया, इसको ऐबक को ही दे दिया। और दास मुक्ति पत्र भी उसको दे दिया, प्रतिष्ठान भी भिजवाया और सुल्तान की उपाधि भी मोहम्मद गौरी के भतीजे ने दे दिया, जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है कि मोहम्मद गौरी अपने बड़े भाई का जो है सिपह सलार था, सेना नायक था, ठीक है, वो शासक नहीं था, लेकिन अपने भाई के साम्राज्य को विस्तार करने में वो हमेशा से लगा रहा और उसी क्षेत्र को विस्तारित करते हुए वो भारत में घुस गया। ठीक है, भारत में बंगाल तक उसकी सीमा लगने लगी। तो उसका जो वास्तविक उत्तराधिकारी था वो मोहम्मद गौरी का भतीजा ही था। लेकिन अब जबकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी, किसकी? संसबानियों की, तो वो इधर आए भी नहीं। उन्होंने अपने जो गुलाम थे उन्हीं में इसको बांट दिया। वो अपने गौर और गजनी को ही देख रहे थे, उसी में वो संतुष्ट थे। उन्होंने इसको जो है दास मुक्ति पत्र दे दिया, प्रतिष्ठान भेज दिया और सुल्तान की उपाधि दे दी, और तब जाकर ये जो है दासता से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक वीडियो और आएगा, तुरंत आएगा। ठीक है, आप कहीं जाइएगा मत। ऐबक के ऊपर हम बात कर रहे हैं और कई वीडियो को मैं मर्ज करके ये पूरा जो है चैप्टर आपको बता रहा हूं। और इसके पहले मैं थोड़ा बता दूं कि अब तक हमने ऐबक के वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बारे में बात किया था और उसके दास मुक्ति पत्र प्राप्त करने तक की हमने बातें कर ली थी। अब जो है ये तीसरा वीडियो, इसी मतलब एक ही वीडियो का ये तीसरा भाग है, जिसमें हम बात करेंगे कि शासक के रूप में ऐबक कैसा था। ठीक है, उसके समय में ऐबक का साम्राज्य कैसा था, विघटित हुआ या उसने कुछ विस्तार किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐबक का अंत कैसे हुआ, स्थानीय प्रशासन पर कार्य उसका कैसे था। भाई आप किसी क्षेत्र के राजा हैं, आपके ऊपर दारोमदार है कि वहां का शासन प्रशासन आप ही को संभालना है, तो उसने क्या कार्य किया ये देखेंगे। ठीक है, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के अन्य गुण जैसे कि वो चरित्र का कैसे था, दान देता था कि नहीं देता था, विद्वानों को संरक्षण देता था कि नहीं देता था, इसके ऊपर बात करेंगे। ऐबक एक निर्माता के रूप में अब एक शासक है, एक विशाल क्षेत्र का शासक है वो ऐबक, तो क्या पता कुछ उसने निर्माण कार्य भी करवाया हो, कोई भवन बनवाया हो। ठीक, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ऐबक के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमको करना पड़ेगा कि हालांकि वो बहुत विख्यात शासक नहीं था, एक अयोग्य, एक अनुभवहीन शासक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह। ठीक, तो हम जानते हैं कि गुलाम वंश के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 के बीच में वो शासन कर रहा था इस क्षेत्र पर। ठीक है, ये हमारी प्यारी भारत माता, उनका नक्शा आप देख लीजिए। ठीक, गुलाम वंश के बारे में बात हो रही है, उसका एक शासक ऐबक, वो शासक के रूप में कैसे था। तो देखिए, एक शासक में कुछ गुण होने चाहिए। पहला चीज तो वीर होना चाहिए, कर्मठी होना चाहिए, सेना का संचालन अच्छा करने लायक होना चाहिए। तो वो सारे गुण जो है ऐबक में थे, मैंने पहले लिख दिया।
हम जानते हैं कि वो पहले तुर्की राजवंश का संस्थापक भी था। ठीक, उसने एक राजवंश की स्थापना भी की थी। फिर एक राजा को, एक शासक को कानून व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर वो कानून व्यवस्था स्थापित नहीं करेगा तो उसके राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, और सेना को सुदृढ़ करना पड़ेगा, नहीं तो दुश्मन उसके ऊपर आक्रमण करने लगेंगे और आंतरिक दुश्मन भी उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, उसके राज्य के ऊपर हावी हो जाएंगे, अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक, तो उसने क्या किया था कि कानून व्यवस्था और सेना को सुदृढ़ किया था, और उसमें सारा वक्त उसने उसी में लगाया। इसी के चलते उसने कोई नया क्षेत्र नहीं जीता, साथ ही में कुछ क्षेत्र उसको गंवाने भी पड़ गए इस चक्कर में। ठीक, उसके बारे में हम अब आगे जो है बात करेंगे। ठीक, अब एक शासक और क्या कर सकता है? एक शासक आसपास के राज्यों से जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर सकता है। आसपास के राज्यों से अगर उसको खतरा है तो अपने शक्ति के बल पर उनसे निपटेगा। तो ऐबक ने जिस तरीके से जो माना उसके साथ उसने वही व्यवहार किया। अब चाहे गौरी के शासक हों, ताजुद्दीन यल्दोज हों, अन्य तुर्की कुलीन वर्ग हों या दास अधिकारी हों, उनके साथ अनुनय मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वहां से उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, लड़ाई नहीं करनी पड़ी उसको, और जो माना नहीं या उसके शक्ति को जो चुनौती देता था उसके प्रति वह शक्ति का प्रयोग करता था। इस प्रकार से अपने राज्य को उसने सुरक्षित रखा। तो शासक के रूप में ऐबक इस प्रकार के था। ठीक, अब हम देखें जो पॉइंट मैंने लिखा है, ऐबक के समय साम्राज्य का विघटन। साम्राज्य का विघटन मतलब साम्राज्य से कुछ क्षेत्र अलग हो जाना या किसी के द्वारा उसको जीत लेना। ठीक, तो हमें पता है कि राजपूतों से इन्होंने और गढ़वाल सरदार से, प्रतिहारों से ये सभी क्षेत्र जीते गए थे, हिंदू राजाओं से जीते गए थे। तो वो हिंदू राजा चुप थोड़ी ना बैठेंगे, उन्होंने समय देखा और इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। ये अपने शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाने में लगे थे, और क्या कहते हैं, सेना को सुदृढ़ करने में लगे हुए थे। साथ में ये भी देख रहे थे कि कोई तुर्की दास या कुलीन तुर्क जो है वो हमारा विरोध न कर दे। इन्हीं सब चक्करों में इसने लड़ाई भी उतनी खास नहीं की, और चंदेलों ने कालिंजर और प्रतिहारों ने ग्वालियर को छीन लिया, और गढ़वाल सरदार हरिश्चंद्र ने बदायूं के क्षेत्र का कुछ भाग तुर्कों से छीन लिया। तो इस प्रकार से आप अगर अपने मन में ये रखे हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक कोई क्षेत्र हारा नहीं, वो दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का नहीं कह सकते, लाहौर में वो अपनी राजधानी बनाकर रहता था। राजधानी तो बाद में दिल्ली गई, लेकिन वो पूरे भारत का ना तो सुल्तान था और ना अजय सेना नायक था। यानी कि कभी वो हारने वाला सेना नायक ऐसा मान नहीं सकते कि हाँ वो हारा ही नहीं था। कई क्षेत्र हार गए उसने। अभी मैंने आपको बताया कि जो है कालिंजर हार गया, ग्वालियर हार गया, बदायूं के क्षेत्र हार गए। ठीक, तो अजय नहीं था ऐबक। ठीक, अपने समय में ही उसने कई क्षेत्र हार गए। और ये जो हिंदू सरदार थे, इन्होंने इसके साम्राज्य के बीचों बीच एक हिंदू राज्य की स्थापना कर डाली थी। एक प्रकार से इनके दिल पर वार करने के लिए एक राज्य तैयार कर लिया था। कुछ समय और ऐबक बैठा होता या राज सिंहासन पर रहता तो संभवतः राजपूत और भी क्षेत्र जो है इससे जीत लेते। क्या पता दिल्ली सल्तनत का इतिहास ही कुछ और हो जाता। अब हम देखते हैं ऐबक का अंत। तो एक तो गुलाम था ये, और आप ये देखिए कि एक गुलाम जो है वो पोलो खेल रहा है, चौगान खेल रहा है। चौगान या पोलो मतलब जो स्टिक से खेला जाता है। एक तो टाइगर वुड का आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो स्टैंड होकर खेलते हैं, खड़े होकर खेलते हैं। एक घोड़े के साथ खेला जाता है, घोड़े पर बैठकर वो जो है पोलो खेला जाता है। तो घोड़े पर बैठकर वो पोलो चौगान खेल रहा था और घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अल्लाह को वो प्यारे हो गए
और इनके शरीर को लाहौर में ही दफन कर दिया गया, जहां इसका मुख्यालय था, जहां इसकी राजधानी थी। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब स्थानीय प्रशासन के ऊपर बात कर लें। ऐबक के समय स्थानीय प्रशासन क्या था? भाई राजा तो बना, 4 साल का छोटा कार्यकाल था उसका, लेकिन कुछ ना कुछ तो शासन किया होगा, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाती। तो उसने क्या किया कि जो भी बड़े बड़े शासन प्रशासन के पद थे वो तो अपने मुस्लिमों को या जो भी इस्लाम के अनुसार जो भी संस्थाएं होती थी उनको उसने संगठित किया, निर्धारित किया, ठीक है। लेकिन और जो छोटी छोटी स्थानीय निकाय होते थे, स्थानीय प्रशासन होते थे, उनको उसने वही पुराने जो हिंदू काल के जो भी संस्थाएं थी उनको दे दिया। जो पृथ्वीराज के समय में चलती थी संस्थाएं स्थानीय प्रशासन के लिए, उन्हीं स्थानीय प्रशासनों को इसने सौंप दिया कि भैया आप जो है ग्राम का और जो भी अन्य जो स्थानीय प्रशासन है उसको आप देखिए। प्रशासन के जो सिद्धांत थे उसका निर्धारण उसने अपने सैन्य अधिकारियों के द्वारा करवाया, साथ में उसको स्थापित भी करवाया, उसको लागू भी करवाया सैन्य अधिकारियों के द्वारा। और सेना ही सब कुछ थी, क्योंकि शक्ति के सिद्धांत पर सारा कुछ चल रहा था, डेमोक्रेसी नहीं थी वहां, संविधान के आधार पर कुछ चल नहीं रहा था, संविधान नहीं था उस समय, सेना थी, सेना से ही सारा चीज चल रहा था। अगर शक्ति विहीन हुए तो राज्य भी आपका विघटित हो जाएगा। तो जो भी प्रशासन के मूल सिद्धांत थे उसका निर्धारण सैन्य अधिकारियों के माध्यम से ऐबक ने किया, और जो स्थानीय संस्थाएं थी, स्थानीय प्रशासन थे, चाहे ग्राम का प्रशासन हो, ठीक है, उसको जो है वो पुराने जो निकाय थे, पुराने जो संस्थाएं थी उनको दे दिया। किसी नए संस्था का उसने संगठन नहीं किया वहां पर, या कोई भी नया प्रशासन संस्था नहीं बनाया उसने। फिर हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, बदले में आंशिक नागरिक स्वतंत्रता दी। जजिया कर उस समय लगता था, और आंशिक स्वतंत्रता भी दी जाती थी किसको? हिंदुओं को, जो जजिया कर देते थे। तो इस प्रकार से आपको पता लग सकता है कि हिंदुओं के साथ कोई समानता का व्यवहार नहीं रखा जाता था, उनको जजिया कर देना पड़ता था, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे। और किसी भी इस्लामिक राज्य में अगर आपको रहना है तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा, या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, या तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाइए अगर आप इस्लाम के दुश्मन हैं तो। ये तो सीधे सीधे बात है, इसको कोई आप नकार नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो जजिया लगाया जाता था। जजिया अगर कोई हिंदू नहीं देता था तो उसको कोई भी आंशिक स्वतंत्रता नागरिक की नहीं दी जाती थी। मतलब जैसे अगर 100 काम किसी मुस्लिम के लिए हो रहा है, या किसी एक गांव में मुस्लिमों के लिए 100 काम हो रहा है, तो वहीं पर किसी हिंदू गांव में वही काम 3 होगा, मतलब आंशिक। इसीलिए मैंने लिखा है आंशिक, ना अर्ध है ना पूर्ण है। तो आंशिक नागरिक स्वतंत्रता मिलती थी, बहुत कम मिलता था, मतलब कि नाम मात्र का स्वतंत्रता उनको मिलती थी। मुस्लिमों के लिए तो ये मसीहा था ही, इसीलिए इसको जो है न्यायपूर्ण राजा भी कहा गया है। लेखकों ने इसको, मुस्लिमों ने इसको न्यायपूर्ण राजा की उपाधि दे दी थी, ठीक। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुणों के बारे में, कि वो चरित्र का कैसा था। तो मैंने लिखा है, इस्लाम के अनुसार उच्च नैतिक चरित्र वाला था। मैंने पहले बताया कि ऐबक जो है वो इस्लाम के सिद्धांतों को पढ़ा लिखा हुआ था, ठीक है, उसका अध्ययन करता था, वो बहुत अच्छा जानकार था, उसके अनुसार अपने चरित्र को बना के रखा हुआ था, इसलिए उसको लेखकों ने, उस समय के तत्कालीन लेखकों ने उच्च नैतिक चरित्र वाला बताया है। विद्वानों का संरक्षक, विद्वानों का संरक्षक मतलब जैसे कोई महान लेखक है, कोई कला के प्रेमी है, या कला कुछ जानते हो, कोई अच्छी कला को जानते हो, कोई अच्छी कला के स्वामी हो, उनको जो है ये अपने दरबार में रखता था, अपने दरबार में संरक्षण देता था। तो हसन निजामी और फखे मुदीर को इसने संरक्षण दिया था।
और इतिहास के पुनर्निर्माण में तत्कालीन मुस्लिम लेखकों के जो पुस्तक हैं उसका बड़ा ही योगदान है। इन लोगों के पुस्तकों को इतिहासकार अपने सोर्स के रूप में उपयोग करते हैं। जरूरतमंदों को दान देता था, यानी कि वो दानवीर कर्ण की तरह था। भाई लाखों का दान देता था, लाख बख्श इसका नाम पड़ा हुआ था, इसकी उपाधि थी, लखता भी इसको कहते थे। तो ये एग्जाम में जो है सीधे सीधे पूछ लेता है कि लाख बख्श किसको कहा जाता था, किस सुल्तान को कहा जाता था। फिर इसके बाद एक पॉइंट मैंने फिर लिखा है, ऐबक एक निर्माता। हम देखेंगे कि ऐबक शासक बना, 4 साल का छोटा कार्यकाल है। उस बीच इसने कोई निर्माण कार्य करवाया कि नहीं करवाया, इसको भी देखें हम। तो ऐबक जो है दिल्ली में और अजमेर में एक एक मस्जिद इसने बनवाई, 2 मस्जिदें इसने बनवाई, जिसका नाम मैंने यहां पर लिख रखा है। कुतुब मीनार के परिसर में कुव्वतुल इस्लाम, जब आप दिल्ली जाएंगे कुतुब मीनार को आप देखेंगे, उसी के परिसर में कुव्वतुल इस्लाम नाम का एक मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कहां पर है, ये अजमेर शरीफ में है। तो ये 2 मस्जिदों को आप ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ लेता है। किला ए राय पिथौरा, राजपूतों का किला है ये, ठीक है। हमको कमेंट में आप बताइएगा कि राय पिथौरा किसका नाम है। ये एक किले की बात हो रही है, उस किले के पास कुछ भवनों का इसने निर्माण करवाया था ऐबक ने, और कहा जाता है कि तथाकथित 7 नगरों में से पहले नगर की इसने नींव रखी थी। अब थोड़ा बहुत आप जो है इसको ध्यान में रखिए, थोड़ी बात हास्यास्पद है कि जब पहले से ही वहां पर किला एक निर्मित है और वहां पर आबादी भी बसी हुई है, तो उसमें 2-4 आप भवन बनवा देते हैं तो कोई नगर का आप नींव रख रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कोई बेवकूफ होगा जो इसको मानेगा कि हाँ जो है इसने नींव रखी है। 2-4 भवन आप बना दिए तो मतलब पहले से ही बस्ती वहां बसी हुई है, किला बना हुआ है, आपने 2-4 मकान बना दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि आप जो है वहां के शहर के निर्माता हो गए या उसके शहर के नींव करता हो गए, नींव डालने वाले हो गए। इसीलिए इसमें तथाकथित 7 नगरों के बारे में बात कहा गया है कि जब इस्लामिक राज स्थापित हुआ उसके जो 7 नगर हैं उसमें में से पहले नगर का इसने नींव रखा था। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि पहले से ही जब किला बना हुआ है उस किले के पास आबादी बसी होती है, वहां पे 2-4 आप मकान बना देंगे तो आप कोई नींव रख रहे हैं किसी शहर का, किसी नगर का, नहीं, ये तो मैं नहीं मान सकता। आपको मानना हो तो आप मानिए। 1199 ईस्वी में सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के नाम से इसने एक पत्थर का मीनार बनवाया जिसकी ऊंचाई जो है 238 फीट है। और ये मतलब इसने शुरुआत की थी, बनवा नहीं डाला था, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था इसके समय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है उसने केवल शुरू करवाया था। बाद में इसके दामाद जो कि पहले इसका दास था इल्तुतमिश ने इसको सुल्तान बनने के बाद पूर्ण करवाया। 1199 ईस्वी में ये जो है कार्य चालू हुआ था। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी जो कि एक विख्यात सूफी संत थे। अब हम बात कर लें ऐबक का उत्तराधिकारी। ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है नहीं क्योंकि 8 महीने का इसका शासन काल है। केवल इसका नाम इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी है, उसको जानना आपको जरूरी है। एक तो अनुभवहीन था और अयोग्य पुत्र था आराम शाह। ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह वो अनुभवहीन और अयोग्य था। जनता के निमंत्रण पर इल्तुतमिश ने इसको पराजित करके खुद को सुल्तान बना लिया। ये गद्दी से उतर नहीं रहा था आराम से। जब इल्तुतमिश आया तो इसने कहा कि पहले जो है लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, हार जाएंगे या जीत जाएंगे वो बात की बात है। तो इल्तुतमिश ने इसको हरा दिया
और फिर स्वयं सुल्तान बन बैठा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ऐबक किस तरीके से एक गुलाम स्थिति से एक बड़े साम्राज्य का सुल्तान बन बैठता है। हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किस्मत क्या ना कराए किसी का, ठीक है, किस्मत कब किसका बदल जाए। एक गुलाम से वो शहंशाह बन गया है और गुलाम वंश की स्थापना इसी ने की थी। अब आगे जो है मैं आपसे इल्तुतमिश के बारे में बात करूंगा, और कमेंट करके अपने सवाल जवाब पूछिए किस टॉपिक पर और आपको जानकारी चाहिए जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। इतिहास के मामले में मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, विदा करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।